दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज हमारा मौजू है अमेरिका कैसे बना। आज से पहले आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे जिस तरह बताते हैं अमेरिका क्यों है, लेकिन आज मेरा मौजू है कि अमेरिका कैसे बना। यकीन माने आपने अमन कायम कर दिया अपने खित्ते में, अपने मुल्क में, अपने बर्रे आज़म में, तो आप यकीन करें कि अमेरिका उस दिन से ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा मुल्क जो आया, जिसने देखा, जिसने फतह कर लिया। अगर ये जुमला किसी मुल्क के लिए बिल्कुल फिट बैठता है तो दोस्तों वो है अमेरिका। आपके इल्म में ये बात मैं ले आऊं, अमेरिका की आबादी असल में वो अमेरिकन, वो मकामी नहीं है, बल्कि वहां आबादी को बसाया गया था। इसके पीछे बहुत पुराना तारीखी पस मंजर है। आपको थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, इसकी वजह से बता दूं आपको कि यूरोपियन जो बड़े ममालिक थे, जिसके अंदर बरतानिया है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, वगैरह वगैरह। तो मुख्तसरन आपसे बात की जाए तो आपको बता दूं क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद से अमेरिका की आबादी असल में कैसे बढ़ी, ये अमेरिकन जो आज अमेरिका में जिस शक्ल में दिखते हैं वो अमेरिका कैसे बना। असल में अमेरिका के अंदर सारी आबादी जो थी यूरोप से मुंतकिल हुई, और वहां की जो मकामी आबादी थी जिसको रेड इंडियंस कहते हैं, उनको बाद में समेट करके या किसी भी शक्ल में आप समझ लें कि वो कुदरती जो नेचुरल फितरत होती है, वो नई आबादियों में लड़ाई झगड़ों में या आफात के अंदर उनका तकरीबन सफाया हो गया, और जो कुछ बचे हैं उनको हम रेड इंडियन के शक्ल में देख सकते हैं। लेकिन आज की जो आबादी है अमेरिका की, वो दरअसल जिन्हें वहां पे अमेरिका के अंदर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। असल में ये लोग किसी न किसी शक्ल में यूरोप के अंदर किसी के जुल्म का शिकार थे। मतलब कोई अगर प्रोटेस्टेंट था तो वो कैथोलिक के अताब में आया हुआ था, कोई जागीरदार था तो वो किसी इनकलाबी के अताब में आया हुआ था। मसले मसाइल थे यूरोप के दौरान के अंदर। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने फैसला किया, खासकर बरतानिया और फ्रांस ने, कि इसके अमेरिका के अंदर एक नए सिरे से कॉलोनी आबाद की, कॉलोनियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं या समझते हैं। तो उसके जरिए फिर यहाँ से लोगों को स्पेन, फ्रांस और बरतानिया ने वहां कॉलोनी सिस्टम के अंदर सबको आबाद करना शुरू किया। यहाँ पे जो अमेरिकन थे असल में दरअसल में यूरोप के ही लोग थे, या उनके रिश्तेदार। आप क्यों समझ लें कि आज भी यूरोप और अमेरिका वो रिश्तेदार ही हैं, आपस में एक ही नस्ल और एक ही कौम है। आप आसानी ऐसा भी समझ सकते हैं। बहरहाल तो अमेरिका की आबादी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर इस तरह की होता है कि लोग जो है वो बरतानिया को या फ्रांस को कबूल करने में तैयार नहीं थे, हकमियत उनकी, और वो आज़ादी के लिए जंग लड़ते हैं, जिसके अंदर के आपको फ्रैंकलिन बेंजामिन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन की तहरीक जो एहतजाजी तहरीक थी, उसके जरिए वो इनसे आज़ादी हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था बताना आपको, जो मेन मुद्दा था, उस पर जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आपको मुख्तसरन अब बता रहा हूँ। ये वहां से आज़ादी के बाद अमेरिका के अंदर चूंकि सनती इनकलाब आ चुका था, यूरोप में भी अमेरिका में भी। दरअसल सनती इनकलाब के बाद अमेरिका ने दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, यूरोप को भी। यानी यूरोप और अमेरिका चूंकि दोनों एक ही नस्ल के लोग थे, इन्होंने ये फैसला किया कि सनती इनकलाब के जरिए दुनिया में या अपनी आवाम को ज्यादा से ज्यादा फलाह के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो आप इसका नमूना आज हमारी जिंदगी में देख सकते हैं। टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, दीगर चीजें, और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा बढ़ना। तो अमेरिका इस इनकलाब के बाद एक नई जहत, एक नई सिमत में बढ़ना शुरू होता है। एक उसने आज़ादी हासिल कर ली थी, मुकम्मल तौर पे आज़ाद था वो। अमेरिकन लोगों ने अपनी जिंदगी का बुनियाद या अपनी जिंदगी का बेस बनाया साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी आज़ाद सोच को। बहरहाल दोस्तों मौजू बहुत लंबा होता जाएगा, तो मुख्तसर करते हुए बता दूं कि अमेरिका ने असलहा साजी शुरू की पहले जंग अजीम के फौरन बाद। दोस्तों पहली जंग अजीम जो कि यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन अमेरिका इससे बिल्कुल बाहर, क्योंकि इसका ताल्लुक सर्दी भी नहीं था यहाँ पे, और ना इसने इस जंग में कूदना या हिस्सा लेना समझा। आखिर में इसको अमेरिका को पता चला कि मैं अब मेरे इस जंग में शामिल होने से ये जंग किसी एक रुख पे जा सकती है, ये जंग का खात्मा मेरे मुताबिक हो सकता है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है। तब इसने जंग में हिस्सा लिया। ऐसे ही बिल्कुल दूसरे जंग अजीम के अंदर भी जापान से लेकर दोस्तों जर्मन तक आग लगी हुई थी। तमाम ममालिक, फ्रांस, इटली, जर्मनी,
बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, यानी हर मुल्क इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला था जंग के अंदर और तबाही का शिकार था। लेकिन अमेरिका वो वाहिद मुल्क था उस दौर में भी जो कि जिसकी असलहा साज कंपनी उस दौर में भी काम उसी तरह कर रही थी और बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट बना करके दुनिया को सप्लाई कर रही थी। यानी वो प्रोडक्ट अमेरिका के लिए सफ़े अव्वल दर्जे का था जिससे कि दुनिया के अंदर जंग जारी रह सके। और इसी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने वो हथियार बनाया जिसको कि दुनिया एटम बम के नाम से जानती है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे करके दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। दोस्तों, अमेरिका ने एटमी असलहा ही बना लिया और उसका तजुर्बा भी कर लिया जापान के ऊपर। अब दुनिया पे उसने अपनी धाक बैठा दी कि मैं अमेरिका हूँ और मेरी बात माननी है। फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा ही बनाया जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन के जरिए उसने दुनिया के अंदर ऐसा रूल या ऐसा कानून पास किया कि दुनिया का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुल्क उसकी बात मानकर चलेगा। उसकी बात जो नहीं मानेगा वो अमेरिका के लिए ज़ेर अताब आएगा। अमेरिका किसी भी शक्ल में हो, नेटो की फौज की शक्ल में हो जो यूरोपियन इत्तेहाद की शक्ल में है, या अमेरिका खुद यूनाइटेड नेशन की फौज की शक्ल में किसी को भेज करके भी किसी मसले पे अपनी बात मनवा सकता है या अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए किसी भी रूल को या कानून को पास करवा के अपनी बात मनवा सकता है। तो आज अमेरिका जो है मेरी जाती नजर के मुताबिक वो असलहा बेच करके है। तो अमेरिका सुपर पावर बन चुका है। इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए हमें। और अमेरिका की बात सब मानते हैं, हर मुल्क मानता है। या अमेरिका की बात मानेगा वो, और अमेरिका की बात में रूस की बात मानेगा, रूस की बात नहीं मानेगा चीन की बात मानेगा, चीन की नहीं मानेगा बरतानिया की मानेगा। यानी कि ये दुनिया के जो सुपर पावर 5 ममालिक है। यानी कि आप मेरे दोस्तों इस बात को ऐसे समझ लें कि जो दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो 5 बड़ी कुव्वतें मिल करके अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली थी, वो तमाम दुनिया का नज़्म और नस्क वही चला रहे हैं। कोई मुल्क हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक रुकन मेंबर समझा जाता है और उसको अक़वाम मुत्तहिदा की बात मान के चलनी पड़ती है। अक़वाम मुत्तहिदा किसी बात को कहता है कि करना है आपने, इसको इम्प्लीमेंट करनी है, आपने करना पड़ता है। अगर कहता है वो नहीं करनी है तो आपने नहीं करना पड़ता है। और इसको मनवाने के लिए अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, बरतानिया हो, ये ममालिक जो कि इसके जो वीटो पावर का इख्तियार रखते हैं, वो आपसे कोई भी शक्ल में बात बना सकते हैं। तो मेरी जाती राय दोस्तों यहाँ पे ये थी कि अमेरिका सुपर पावर तो बन गया है, लेकिन उसने बेचा असलहा है और असलहा ही उसका आज भी जो बुनियादी पैदावार उसकी वो असलहा है। वो किसी शक्ल में हो, छोटे छोटे बुलेट्स लेके बड़े से बड़े जहाज को आप मुख्तलिफ नाम में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। मेरा मकसद असलहे का नाम लेना नहीं है। मेरा मकसद ये कहना था कि अमेरिका की बुनियादी जो एक्सपोर्ट है, जिस बेस पे अमेरिका है, वो है असलहा। इसलिए मैं जाती राय से बात कर रहा हूँ आपसे, अगर अमेरिका को आपने किसी शक्ल में डिफीट करना है, पीछे करना है, या वो जो हमारे मुल्क के अंदर उलमाए कराम जिस सोच के हामिल है कि अमेरिका को हम दुनिया में देखना नहीं चाहते हैं, उसका वजूद बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, तो मोहतरम दोस्तों मेरी एक दरखास्त है। मेरे एक दोस्त है बहुत अजीज, उनका ये कही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मौलाना, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम कैदी। आप समझ गए होंगे मेरी बात, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम कैदी। तो वो ये कहा करते थे कि अगर अमेरिका को डिफीट करना है, अमेरिका को पीछे करना है, या अमेरिका को जो आपके दिल के ख्वाहिश के मुताबिक अमल करना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया में नक्शे में मौजूद ना रहे, तो उसके लिए हमें सिर्फ अमन चाहिए और बुलेट का इस्तेमाल करना आप छोड़ दें। गोली का, बंदूक का, तोप का, टैंक का ये इस्तेमाल आप जीरो कर दें। आप यकीन करें ये मुल्क अमेरिका खुद आहिस्ता आहिस्ता फसपाई की तरफ जाकर ये उस शक्ल में बाकी नहीं रहेगा जिस शक्ल में आज ये मौजूद है, या जिस शक्ल में आप पे हुक्मरानी कर रहा है। बज़ाहिर आप आज़ाद हैं, बहुत से मुल्क ये दावा करते हैं आज़ाद, लेकिन वो दर हकीकत आज़ाद नहीं होते। उनकी पॉलिसी, उनकी मईशत, उनकी समाजी भी लाइफ भी है अमेरिका की मोहताज होती है। तो मेरा कहना मकसद दोस्त ये था कि आप अगर यकीन माने आपने अमन कायम कर दिया अपने खित्ते में, अपने मुल्क में, अपने बर्रे आज़म में, तो आप यकीन करें कि अमेरिका उस दिन से ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका का बुनियादी मकसद ये होता है वो किसी न किसी शक्ल में आपको असलहा बेचता है। जहाँ पे 2 फरीक मौजूद होते हैं, एक अगर रूस असलहा सप्लाई कर रहा होता है
تو ایک کو امریکہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں دو فریق دو مقصد کے لڑے ہوتے ہیں. ایک ملک کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دو فریق موجود ہوتا ہے. تو ایک کا اسلحہ امریکہ سے ڈیل ہوتی ہے اسلحے کے لیے, ایک کی ڈیل ہوتی ہے روس سے. آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں ایسے کہ دو فریق کسی ملک میں لڑائی کر رہے ہوں تو آپ اس کے اگر پس منظر میں جا کے دیکھیں گے تو ایک کی حمایت امریکہ یقیناً کر رہا ہوگا اور ایک کی حمایت روس کر رہا ہوگا. اور یہی اس وقت دنیا کی دونوں سپر پاور ہے. مختصر بات یہ دوستوں کہ کسی بھی خطے کے اندر جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو, جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو, جہاں دو نظریے آپس میں ٹکرائے ہوئے ہوں, یا دو فریق یا دو قوم میں دو نسل کی لڑائی ہو رہی ہو اور دونوں کا مقصد الگ الگ ہو, تو آپ یقیناً اس کے پیچھے دیکھیں گے ایک کی پشت پناہی روس کر رہا ہوتا ہے, اسلحے کی سپلائی روس کر رہا ہوتا ہے, اور ویسے دوسرے فریق کی اخلاقی حمایت یا اسلحے کی حمایت یا کسی بھی شکل میں مالی امداد وہ امریکہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ دو ملک مل کر کے دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں. آپ کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ دنیا میں امن کے دائری بن کر اٹھیں اور امن اپنے ملک کے اندر, اپنے شہر کے اندر, اپنے خطے کے اندر اسلحہ سے پاک معاشرہ بنا دیں. آپ یقین مانیے یہ ممالک جو ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ خود زوال پذیر ہو جائیں گے. بس اتنی سی بات کرنی سی آپ سے. آپ دوستوں کو بہت شکریہ. ولاگ میرا کیسا لگا کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور نئے دوستوں درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے دعوت دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. سلام اور آداب.